हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और सेल बायोलॉजी का रिवीजन चल रहा था यूसेट एग्ज़ाम के लिए। मेनली मैंने आपको बताया था कि जो एमसीक्यूज़ आते हैं एग्ज़ाम में, तो इसको क्वेश्चन की फॉर्म में ना करके, नोट्स की फॉर्म में ना करके, हम जो है एक की लाइनर्स, मतलब वन लाइनर्स जो होते हैं, बिल्कुल की पॉइंट्स, उनको हम यहाँ पे उस फॉर्म में हम रिवाइज़ कर रहे हैं इस यूनिट को, ताकि जो है इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आप कवर कर लो। यहाँ पे मैं अगेन आपको पहले ही बोल रही हूँ कि कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, आपका रिवीजन होगा। जिन लोगों ने पहले से नोट्स कंप्लीट कर रखे हैं उनको इम्पॉर्टेंट पार्ट चाहिए कि क्वेश्चन में कहाँ से क्वेश्चन जो है वो कौन से पार्ट से ज़्यादा जो है पुटअप हो सकते हैं, या कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उनके लिए यहाँ पे रिवीजन क्लास है। और जिन्होंने नहीं भी ठीक है पढ़ा है इतना ज़्यादा डिटेल में, तो उनके लिए भी फ़ायदा ही है अगर वो सुनेंगे तो, क्योंकि कोई ना कोई पॉइंट अगर आप लर्न करते हैं और वो क्वेश्चन में आ जाता है तो इट इज़ योर बेनिफिट। सो एक बार हम इसको स्टडी कर लेते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात करते हैं, तो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं ये न्यूक्लियर लैमिना फॉर्म करते हैं, मैकेनिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एनिमल सेल को, और इनका जो प्रोटीन कंपोजिशन है वो टिश्यू स्पेसिफिक होता है। ठीक है। इंटीग्रिन क्या है? सेल एडेशन मॉलिक्यूल है। और कैडहेरिन क्या है? वो कैल्शियम डिपेंडेंट ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन है, कैडहेरिन। ठीक है। कैल्शियम डिपेंडेंट ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन। प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में मिलते हैं, और गैप जंक्शंस की तरह ये भी क्या करते हैं, दो सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट करते हैं। डेस्मोसोम्स और टाइट जंक्शन, इनमें क्या डिफरेंस है कि जो डेस्मोसोम्स है वो मॉलिक्यूल्स को का पासेज अलाउ करता है इंटरसेल्यूलर स्पेस में, लेकिन टाइट जंक्शन में ऐसा नहीं होता। हेमीडेस्मोसोम्स और डेस्मोसोम्स में क्या फ़र्क है कि हेमीडेस्मोसोम्स जो होते हैं वो एक सेल को बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से भी कनेक्ट करते हैं। टाइट जंक्शन जो है उसमें क्या होता है कि दो सेल जो हैं जो आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे ज़्यादा क्लोज होती है। गैप जंक्शंस जो हैं वो मेटाबॉलिक फंक्शंस जो होते हैं सेल्स के अंदर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और गैप जंक्शंस डेवलपिंग एम्ब्रियो में होते हैं बहुत, और जो है ये हार्ट मसल सेल्स की बीटिंग को भी सिंक्रनाइज करते हैं। एंकरिंग जंक्शन में क्या होता है कि कैडहेरिन्स आर लिंक टू एक्टिन फिलामेंट्स इन द सेल साइटोस्केलेटन। ठीक है। गैप जंक्शन और प्लाज्मोडेस्माटा के बीच में क्या डिफरेंस है कि प्लाज्मोडेस्माटा में जो दो एडजेसेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती हैं वो फ्यूज्ड होती हैं। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, और वो एटीपी प्रोड्यूस करता है क्लोरोप्लास्ट, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होती है वहाँ पे। प्रोटीन्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में फॉर्म होते हैं, फिर क्लोरोप्लास्ट में ट्रांसपोर्ट होते हैं, एंड ये प्रोटीन जो है कहाँ बनते हैं? साइटोप्लाज्मिक फ्री राइबोसोम्स में। रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स लगे हैं वहाँ पे नहीं फॉर्म होंगे, साइटोप्लाज्मिक फ्री राइबोसोम्स में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेटिक रिएक्शन कहाँ पर होती है? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में। लाइट की प्रेजेंस में जो थाइलेकॉइड का ल्यूमेन है वहाँ पे पीएच क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाता है। प्लास्टिड का ओरिजिन जो है वो एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन हुआ है, बैक्टीरिया से हुआ है। ये कहाँ से पता चलता है? एक तो ये कि जो प्लास्टिड के राइबोसोम्स हैं वो एंटीबायोटिक से सेंसिटिव होते हैं, दूसरा ये कि उसके अंदर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होते हैं, और तीसरा जो राइबोसोम का साइज है प्लास्टिड के अंदर वो। इन तीन चीज़ों से पता चलता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोटीन टारगेटिंग मैकेनिज्म। ठीक है। ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन टारगेटिंग मैकेनिज्म है ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कॉमन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए की अगर हम बात करें तो वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, और उसका जो म्यूटेशन रेट है वो 10 टाइम्स ज़्यादा है न्यूक्लियर डीएनए के कंपैरिजन में। और हर एक माइटोकॉन्ड्रिया में 100 डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन कोई भी इंट्रॉन्स नहीं होते। क्या रीज़न है कि जो म्यूटेशन हो रही है ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, वो सिर्फ और सिर्फ मदर्स के थ्रू ही इनहेरिट करती है चाइल्ड में। पेरेंटल माइट ऐसा इसलिए है क्योंकि पेरेंटल माइटोकॉन्ड्रिया एग में एंटर नहीं करता। ठीक है। पेरेंटल माइटोकॉन्ड्रियल में जो डीएनए है वो एग में एंटर नहीं करता, इसीलिए अगर माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए में कोई भी म्यूटेशन हो रही है तो वो सिर्फ मदर के थ्रू ही इनहेरिट होती है। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो ज़्यादा परमिएबल, दो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, आउटर और इनर। तो आउटर वाली ज़्यादा परमिएबल होती है बिकॉज क्योंकि उसमें पोरेंस प्रेजेंट होते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे पीएच जो है सबसे लोएस्ट हो जाता है ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन? वो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। जो HIN की पंपिंग होती है क्रॉस द इनर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन वाले स्पेस तक, तो वो क्या करती है कि मैट्रिक्स का पीएच जो है वो हाई कर देती है एज कम्पेयर टू साइटोसोल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें अगर, तो जब HIN पंप होंगे मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे तो जो मैट्रिक्स का पीएच है वो बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू साइटोसोल। कैमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में क्या होता है, जो कि ये प्रोसेस एनर्जी जनरेशन के लिए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स जो होते हैं वो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट सेटअप करते हैं। ठीक है, एटीपी सिंथेज में क्या होता है कि F0 जो है वो HIN चैनल की तरह एक्ट करता है, और डीएनए मॉलिक्यूल जो है विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, उसमें वो किस फॉर्म में होता है, जो डीएनए क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है वो एक क्लोज्ड सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, F1 एटीपीज की जो है वो क्या है, एटीपी सिंथेज का एक पार्ट है जो कि एटीपी को सिंथेसाइज करता है जब प्रोटीन पास करते हैं उसके थ्रू डाउन देयर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। F1 एटीपेज जो है वो एटीपी सिंथेज का पार्ट है जो कि एटीपी को सिंथेसिस करेगा, कब? जब उसके थ्रू प्रोटॉन पास करेंगे डाउन द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। एटीपी सिंथेसिस जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ पे होता है, थाइलेकॉइड रीजन में होता है। ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक प्रोटीन मोटिव फोर्स दिया, थोड़ा गलत लिख दिया, आई थिंक इट इज़ ए प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो कि एटीपी का फॉर्मेशन कराता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और एटीपी सिंथेसिस जो हैं वो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि प्रोटॉन को क्रॉस मेम्ब्रेन के थ्रू उसको पास कराने में हेल्प करते हैं। ठीक है, प्रोसेस दैट अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मैमल सेल, क्या होते हैं प्रोसेस मैमल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में? एक तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, लेकिन फैटी एसिड बायोसिंथेसिस यहाँ पर नहीं होता है। क्या एविडेंस है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो ओरिजिनेट हुए हैं वो एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन हुआ है फ्रॉम एंडोसिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन द एरोबिक बैक्टीरिया एंड एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल? देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए है उसमें हिस्टोन्स नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि वो सर्कुलर फॉर्म में होता है जैसे कि प्रोकैरियोट्स के डीएनए होते हैं, और तीसरा ये कि जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है इसमें तो वो इनहिबिट हो जाता है बाय द एंटीबायोटिक्स, सेम जैसे कि बैक्टीरिया में होता है। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन है, रिलेशन बिटवीन एरोबिक बैक्टीरिया एंड एंसेस्ट्रल यूकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल ओरिजिन हुआ है इसका मतलब। ठीक है, क्या एविडेंस है कि क्लोरोप्लास्ट जो है पहले फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स थे और दैट फिर उसके बाद वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आए विद यूकैरियोटिक होस्ट? तो एक तो ये कि क्लोरोप्लास्ट और प्रोकैरियोट्स का स्ट्रक्चर में थोड़ी सी सिमिलैरिटी है, सर्कुलर डीएनए है दोनों में, और तीसरा ये कि जो प्रोकैरियोट्स में भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो उसमें जो इनहिबिटर्स होते हैं वो इनहिबिटर्स यहाँ क्लोरोप्लास्ट में भी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, इट इज़ ससेप्टिबल टू दोज इनहिबिटर्स, तो इसलिए कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट पहले जो है फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स थे। एंजाइम जो कि ये रिएक्शन कैटालाइज कर रहा है, 2H2O2 गिव्स 2H2O प्लस O2, दिस एंजाइम इज कैटालेज एंड दिस एंजाइम स्पेसिफिक टू और जो एंजाइम ग्लायोक्सिलेट साइकिल में स्पेसिफिक एंजाइम कौन सा है, आइसोसिट्रेज लाइज। ये आपको याद होना चाहिए कि ग्लायोक्सिलेट साइकिल में जो स्पेसिफिक एंजाइम है दैट इज आइसोसिट्रेज लाइज। मैमल्स की अगर हम बात करें तो बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और पेरोक्सिसोम्स में, ये दो प्लेस है जहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन होता है। प्लांट बट नॉट एनिमल कैन कन्वर्ट फैटी एसिड टू शुगर बाय द सीरीज ऑफ रिएक्शन कॉल्ड ग्लायोक्सिलेट साइकिल। ग्लायोक्सिलेट साइकिल में क्या होता है, फैटी एसिड का कन्वर्जन शुगर में हो रहा है, और ये साइकिल प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में नहीं होती। पेरोक्सिसोम्स की अगर हम बात करते हैं तो ये सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, और पेरोक्सिसोमल प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, पैरोक्सिन्स, और जो कि सिंथेसाइज होते हैं मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम से। पेरोक्सिसोम्स में क्या होता है कि जब फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं FAD से FAD और NAD प्लस के पास, और जो ये रिड्यूस्ड FAD है वो फाइनली ट्रांसफ़र कर देता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को O2 के पास, और फिर H2O2 का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, पैरोक्सिसोमिक सेल्यूलर ऑर्गेनल है, डिटॉक्सिफिकेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, और इसके जितने भी प्रोटीन्स हैं पैरोक्सिसोमल प्रोटीन्स वो कौन इनकोड करता है, न्यूक्लियर जीन्स।
जितने भी प्रोटीन्स हैं डेस्टाइन्ड फॉर द पेरोक्सिसोमल मैट्रिक्स दे बाइंड टू साइटोसोलिक रिसेप्टर, ठीक है। ज़ेल्वेगर सिंड्रोम जो है किसके साथ एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विद इम्पेयर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन इनटू पेरोक्सिसोमल मैट्रिक्स, ठीक है। पेरोक्सिसोमल टारगेटिंग सीक्वेंस जो है या तो वो सी टर्मिनल पे होगा पेरोक्सिसोमल टारगेटिंग सीक्वेंस 1 या फिर एन टर्मिनल पे होगा पेरोक्सिसोमल टारगेटिंग सीक्वेंस 2। जो पेरोक्सिसोमल टारगेटिंग सीक्वेंस है वो नॉन क्लीवेबल है और जो मार्कर एंजाइम होता है पेरोक्सिसोम्स के लिए दैट इज कैटालेज। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है इट इज़ मेड अप ऑफ 50 to 100 डिफरेंट प्रोटीन जिनको हम न्यूक्लियोपोरेंस कहते हैं, ठीक है। अब जो प्रोटीन्स फाउंड होते हैं न्यूक्लियस में वो इम्पोर्ट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनके अंदर क्या होता है न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक RNA-GTP होता है, वाइल साइटोसोल के अंदर क्या होता है RNA-GDP। और जो छोटे छोटे वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स का ट्रांसफ़र होता है ट्रांसपोर्ट होते हैं वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू, उनके लिए उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो छोटे वाटर सॉल्युबल प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू द न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियोसोम्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोर ऑफ हिस्टोन विद DNA वूंड अराउंड इट, ठीक है। दूसरा ये कि ये बीडेड स्ट्रक्चर होता है और जो हिस्टोन कोर है वो रैप्ड होता है सुपर हेलिक्स लेफ्ट हैंडेड सुपर हेलिक्स ऑफ DNA से, ठीक है। और जो है इसमें बीडेड स्ट्रक्चर है तो बीड्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं DNA चेन से, और हर एक इसमें जो है हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं H2A H2B H3 H4, ठीक है। हिस्टोन्स जो है स्पीशीज़ के बीच में सिमिलर होते हैं, उसमें बहुत सारे बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं एंड दे आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन। ये क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। हिस्टोन्स आर रिच इन आपको पता होना चाहिए, कहीं से भी लाइन फंस जाती है इक्वेशन में, ठीक है। ऑल द हिस्टोन्स अंडरगो पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड, ठीक है। और ये जो मॉडिफिकेशन होंगे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन जो होंगे हिस्टोन्स के अंदर, ये हिस्टोन मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज है उसको चेंज कर देते हैं। ये होते कहाँ पे हैं? ऑन द एन टर्मिनल टेल ऑफ हिस्टोन्स दैट थॉट टू एक्सटेंड आउट फ्रॉम द कोर, ठीक है। और ये स्पेसिफिक टाइम पे होते हैं ड्यूरिंग सेल साइकिल। हिस्टोन्स हाईली कंजर्व प्रोटीन्स होते हैं, छोटे बेसिक प्रोटीन्स होते हैं एसोसिएटेड विद द एसिडिक DNA, और H1 जो है वो लिंकर हिस्टोन कहलाता है। टीलोमेयर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? यूकैरियोटिक जीनोम में। कहाँ पे? क्रोमोसोमल के एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ब्रेकडाउन। टीलोमेयर जो है यूकैरियोट की जीनोम की में होते कहाँ पे होते हैं? क्रोमोसोमल एंड्स पे। नॉर जो है वो क्या है? न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन करके होता है ये, तो ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन में होता है। 3 DNA के सीक्वेंस हैं जो कि क्रोमोसोम को डिफाइन करते हैं, सेंट्रोमेयर, ओराई और टीलोमेयर, लेकिन इसमें इन्हांसर का कोई रोल नहीं है। DNase 1 जो है वो उसके लिए कौन सी साइट होती है मेनली एक्ट करने के लिए? जहाँ पे DNA इज फ्री फ्रॉम न्यूक्लियोसोम्स। जब जीन एक्टिव होता है तो प्रमोटर इज जनरली फ्री ऑफ न्यूक्लियोसोम, ठीक है। H1 फॉस्फोराइलेशन जो है वो माइटोसिस से पहले होता है। आर्जिनिन और लाइसिन जो है पॉजिटिव आयंस की तरह होते हैं और एल्कलीन बिहेवियर होता है उनका। प्रोटामीन्स जो कि फिश के स्पर्म में प्रेजेंट होते हैं और इन्वॉल्व होते हैं हाई लेवल ऑफ क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन में, दे आर रिच इन आर्जिनिन, ठीक है। टीलोमेयर जो है उसमें स्पेसिफिक इसमें रीजन होते हैं जहाँ पे हाई जी कंटेंट हाई होता है ग्वानिन, ठीक है। और नॉन वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग होती है और साथ ही साथ इसमें शॉर्ट टेंडम रिपीट सीक्वेंसेस होते हैं। हेट्रोक्रोमेटिन इजीली ट्रांसक्राइब नहीं होता, क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर में होता है और हिस्टोन H1 से एसोसिएटेड होता है। कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन परमानेंटली कंडेंस रीजन होता है, इसमें रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं जो कि ट्रांसक्राइब नहीं होते। एस फेज़ में बहुत लेट रेप्लिकेट करता है, ये लेट एस फेज़ में रेप्लिकेट करता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है जेनेटिक रिकम्बिनेशन की फ्रिक्वेंसी भी रिड्यूस्ड होती है। पॉलीटीन क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो बालबियानी रिंग्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, और जो सेल में पॉलीटीन क्रोमोसोम्स हैं वो सेल में माइटोसिस नहीं हो पाता है। और पॉलीटीन क्रोमोसोम्स जो हैं सेलिवरी ग्लैंड्स ऑफ ड्रोसोफिला में सोमैटिक पेयरिंग शो करते हैं। सी बैंड्स डीपली स्टेन्ड क्रोमोसोमल रीजन्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन को रिप्रेजेंट करते हैं।
बार बॉडी जो होती है फीमेल में, वो फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा है कि ह्यूमन सेल में 49 और क्रोमोसोम्स हैं और XXXYY कैरियोटाइप है, तो कितनी बार बॉडीज होंगी? देखो, एक एक्स जो होता है वो मेन होता है, बाकी जितने एक्स होते हैं वो बार बॉडीज में काउंट होते हैं। जैसे यहाँ पे कैरियोटाइप लिखा है XXXY एंड Y, सो 3 एक्स हैं तो एक एक्स हो गया इंपॉर्टेंट, और 2 एक्स जो हो गए वो बार बॉडीज। तो इसमें कितनी बार बॉडीज हैं? 2। N1 रूल क्या कहता है कि सिर्फ एक बार बॉडी प्रेजेंट होती है अगर नॉर्मल फीमेल मैमल सेल है तो। XIC क्या है? सिस एक्टिंग लोकस है। इसमें एक जीन होता है XIST, जो कि एक्सप्रेस होगा सिर्फ और सिर्फ इनएक्टिव वाले एक्स क्रोमोसोम पे। और XIST जीन जो है वो किसके लिए कोड करता है? नॉन कोडिंग RNA, एंड दैट इज ऑल्सो फाउंड ऑन द इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अगर 2 एक्स क्रोमोसोम है तो एक जो है वो इनएक्टिवेट रहता है रैंडमली, कोई भी, है ना, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस ऑफ यूथेरियन एनिमल्स। सो अभी थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और बचे हैं सेल बायोलॉजी के, अगर आप लोगों ने शुरू से क्लास देखी है, बिकॉज आई थिंक दिस इज क्लास नंबर 4, ये 4th पार्ट है सेल बायोलॉजी का। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से क्लासेस देखी हैं तो आप देख रहे होगे कि सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं यहाँ पे। अगर आप ये की पॉइंट्स पढ़ रहे हो तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो छूट जाएगा आपका, है ना। तो अभी थोड़े से और मैं 1-2 क्लास में फटाफट से सेल बायोलॉजी कंप्लीट कराऊंगी और फिर हम एक नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल कॉन्सेप्ट्स एंड नोट्स अकेडमी बाय आयुषी। थैंक यू।